नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव होगा। 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर तक नाम वापसी का दिन है। हिमाचल प्रदेश की में जो सीटें हैं उनको लेकर भी अलग अलग तरह के समीकरण और सियासत उभर के सामने आ रही है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में कि क्या गणित कह रहा है, उसको भी हम समझेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं नवोदय टाइम्स के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक अक्कू श्रीवास्तव जी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। अक्कू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण श्रीवास्तव जी से। राम नारायण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या कहा, उसको सुनते हैं और साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मोहित प्रेम शर्मा जी से। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग ने आज क्या कहा। The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal. लेकिन चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ नई पहल की हैं, उसके क्या खास मायने हैं, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि निष्पक्ष, समावेशी, सुलभ और प्रलोभन मुक्त चुनाव, इस पर जोर है चुनाव आयोग का। रामनारायण जी, आप कैसे देखते हैं? बात केवल तारीखों की नहीं है, तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन जिस तरह की पहल चुनाव आयोग ने इस चुनाव को लेकर की है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग का सबसे बड़ा काम होता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, किसी तरह का दबाव नहीं हो, कोई प्रलोभन नहीं हो, किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हो, सारे सुरक्षा इंतजाम हो, मतदाता जाएं, अपने मतदान कर सकें। और ये सारी प्रक्रिया पूरी, जब तक कि मतगणना नहीं हो जाती तब तक पूरी प्रक्रिया कराना चुनाव आयोग के हिस्से में है। जैसे ही अधिसूचना जारी होती है, चुनाव आयोग की हाथ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, वही निर्णय लेता है कि राज्य सरकार को डायरेक्शन देता है क्या करना है क्या नहीं करना। और सरकारों पर ही अंकुश लगता है कि वो अब ज़्यादा नीति संबंधी कोई घोषणा न करें। जरूरी है वो काम काज चलेंगी, लेकिन नहीं करेंगी। तो चुनाव आयोग ने अपने एक लंबे डायरेक्शन दिए आज से तारीखों घोषणा करने के प्रश्न क्या कदम उठाने, क्या करना चाहिए, आयोग की क्या तैयारी है, आयोग ने कितने दौरे किए, सारा डिटेल दिया उन्होंने। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव कोई भी हो, चुनाव आयोग हर चुनाव के साथ अपने आप को एक नए रूप में लाता है। हमने देखा था पश्चिम बंगाल में कुछ कमियां नहीं थी, उसके बाद अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उसको दूर की गई थी। अब हिमाचल और गुजरात के चुनाव आने वाले हैं, हिमाचल के अनाउंस हो गए हैं, गुजरात के होने वाले, तो आयोग उनको भी दूर करेगा। कहाँ कहाँ किस तरह का क्या माहौल है, क्या स्थितियाँ बनती हैं। हाल में हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी वो चुनाव चिन्ह थे जो पड़े हुए थे, बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी थीं, उनको उन्होंने मान्यता रद्द की। जो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जिससे कि इस तरह का कोई कैओस जैसी स्थिति नहीं हो। एक जो वास्तव में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पार्टी या व्यक्ति निर्दलीय उम्मीदवार, वही चुनाव मैदान में रहें। केवल मनोरंजन के लिए या कोई अनुरंजन के लिए या सिर्फ अपना दिखावा करने के लिए चुनाव कोई ऐसी चीज़ नहीं। चुनाव देश के संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है, इसलिए चुनाव की पूरी एक मर्यादा होनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए। और लोग ये समझना चाहिए कि चुनाव हो रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने, बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। सिर्फ एक मत डालने का सवाल नहीं है, बल्कि देश का भविष्य या प्रदेश का भविष्य तय करने का एक बड़ा प्रक्रिया होती है। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी यह है कि अधिक से अधिक लोग अपने मत का प्रयोग करें और चुनाव आयोग परेशानी मुक्त, आरामदायक मतदान और अधिकतम मतदाताओं की भागीदारी, इन 3 मुद्दों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी उसने इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर की है। अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो,
आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, अधिक से अधिक भागीदारी कराना या होना एक सतत प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जो चुनाव आयोग की, सरकारों की और जो दल होते हैं उनकी, ये उसी का हिस्सा है। इसमें कोई बहुत अचंभित होने वाला नहीं है मामला सिर्फ ये है, देखिए अगर आप 20 साल पहले के, बल्कि 25 साल पहले के चुनाव को याद कीजिए, तब ठप्पा लगने की भी घोषणाएं हो जाती थी, एक तरफा वोट पड़ने की घोषणाएं हो जाती थी। लेकिन कुछ समय में 20, 22, 25 साल में, सेशन काल के बाद वाले काल में पुलिस का इतना दबाव रहा, बाकी और चीज़ें, व्यवस्थाएं इतनी कड़ी रहीं, जिसकी वजह से वो डर ख़त्म हुआ, उस तरीके की हरकतें ख़त्म हुई। अब मुझे लगता है कि वहाँ पुलिस हो ना हो, लेकिन ये सब नहीं होने पाता। क्यों? क्योंकि आपके कैमरे हैं, बाकी और व्यवस्थाएं, जिस वजह से आगे जब और काम हुआ तो उसमें कुछ और सुधार हुए। इलेक्ट्रॉनिक जब ईवीएम वाला मामला हुआ तो उससे और काफ़ी सुधार हो गए। अब और सुधार होने की संभावना है, लेकिन ये तो हो जाएगा कि वोट देने चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले जाएंगे, अगर उनको राजनीतिक दलों में विश्वास उतना बना रहा, उनकी व्यवस्था में उतना बना रहा, तो वो जाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा जो प्रलोभन वाला मामला है, जो चुनाव आयोग कह रहा है, मुझे लगता है कि अभी दूर की कौड़ी है। प्रलोभन का दौर पहले भी चलता रहा है, अभी भी चलता आ रहा है। चुनाव आयोग से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट उसको कहता रहा है। और मेरा प्रलोभन सिर्फ फ्रीबीज पे नहीं है, वो जो चुनाव के वोटिंग के दिन जो प्रलोभन होते हैं, उसके 10 दिन पहले होते हैं, 5 दिन बाद तक होते हैं, वो बहुत हैं जो जिसको रोक पाना बहुत आसान नहीं जी है। बिल्कुल अक्कू जी, लेकिन अच्छी बात यह है कि चुनाव आयोग ने उन सभी मुद्दों को इस बार फोकस किया है, हर बार करता है हालांकि, लेकिन इस बार राजीव कुमार ने जिस प्रकार स्पष्ट तरीके से कहा है, धनबल, बाहुबल पर जिस तरह से चुनाव आयोग अंकुश लगा रहा है, उसे एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अगर मोहित शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूं, 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को एक तरह की एक पहल की है चुनाव आयोग ने कि उनके घर पर जाकर उनका मतदान कराया जाएगा। इस पहल को आप कैसे देखते हैं? और हिमाचल प्रदेश, जिसके कई क्षेत्र दुर्गम हैं, आप कैसे देखते हैं इस पहल को, और कितना महत्वपूर्ण है ये हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से पहल चुनाव आयोग की? बिल्कुल, देखिए मनोज जी, बहुत ही अच्छी पहल इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो चुनाव हुए यहाँ पर, उसमें आप देखते होंगे कि अगर हम बात करेंगे किन्नौर जिला की या चंबा जिला की, लाहौल स्पीति जिला की, तो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र हैं, बहुत ही दुर्गम जिले हैं ये, और कठिनाइयों से भरे हुए हैं। और जो इलेक्शंस अगर हम पीछे जी 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 हाँ बिल्कुल रामनारायण जी, अगर बात जो मैंने 80 प्लस की कि उम्र दराज लोगों को जिस तरह से एक मौका दिया गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों की अलग डेमोग्राफी होती है। वहाँ पर ऐसे मतदान केंद्र होते हैं जहाँ 4 या 5 मतदाता ही होते हैं, ऊंची पहाड़ी चोटी पर होते हैं, बहुत दूर दराज होते हैं, उनमें बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, तो बहुत सारे, और कुछ नीचे होते हैं। तो उन मतदान केंद्रों तक पहुँचने के लिए जो आयोग ने जो फैसला लिया, आयोग ने जो नई एक शुरुआत की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर जो पहाड़ी क्षेत्रों में इसका बड़ा लाभ होगा, और वो लोग ही मतदान कर सकेंगे जो अपनी उम्र की वजह से, वो अपने पहाड़ी क्षेत्र की दुर्गमता की वजह से मतदान करने से डरते थे, आते नहीं थे, मजबूरी थी, परेशानी थी। अब वो शुरू होगा। और ये परंपरा अभी तो आपने पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में लिया, लेकिन और भी क्षेत्रों में जब चुनाव होंगे आगे, वहाँ भी बहुत सारे देखते हैं बुजुर्ग मतदाता होते हैं, मतदान केंद्र दूसरे गाँव में दूर तो नहीं जाते हैं। तो अगर ऐसी पहल शुरू करते तो निश्चित तौर पर इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, और लोगों में एक जो बुजुर्ग मतदाता होता है उसका अनुभव बहुत होता है, उसने कई चुनाव, कई पीढ़ियाँ देखी होती हैं। तो जब वो मतदान करता है तो कि प्रलोभन में नहीं होता है, उसका मतदान जब युवा होता है, वो हो सकता है प्रलोभन में आ भी जाए, लेकिन बुजुर्ग नहीं आता, उसने दुनिया देखी होती है। तो इस तरह की एक अच्छी पहल शुरुआत की है आयोग ने, और मुझे लगता है ये कदम आगे भी जारी रहेंगे। जी अक्कू जी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग लगातार मतदाताओं को नई नई सुविधाएं दे रहा है। यदि मान लीजिए किसी मतदाता को कोई असुविधा है, किसी प्रकार की उसे परेशानी हो रही है, तो वो ऐप के जरिए अपनी शिकायत कर सकता है और चुनाव आयोग उसका समाधान करेगा। इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी का उपयोग चुनाव आयोग कर रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है ये बहुत ऐतिहासिक कदम है।
ये क्योंकि कई जगह कई दिक्कतें आती हैं, आपका नाम है नहीं है, आपको वहाँ मतदान करने दिया जा पा रहा है नहीं दिया जा रहा है, कोई एक प्रत्याशी या कोई एक नेता आपको रोक सकता है, और ख़ास तौर से आखिरी के 2-3 घंटों में ये सब खेल बहुत होने की कोशिश होती है, जब जो हारने वाला या जीतने वाला अपने तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश करता है। तो वहाँ ये ऐप का प्रोसेस, वहाँ ये चुनाव आयोग की सक्रियता बहुत ज़्यादा काम की होती है। और मुझे लगता है दुर्गम इलाकों में, खासतौर से हिमाचल है जैसे, तो हिमाचल में लोअर हिमाचल, अपर हिमाचल की बात होती है। अपर हिमाचल में जो जिन जिन जिलों का नाम लिया गया है, वहाँ सचमुच कई कई केंद्रों में बहुत कम लोग होते हैं, गिनती के होते हैं। लेकिन एक सवाल बीच बीच में उठाया जाने लगा था कि आप किसी को वोट डालने की सुविधा देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको वहाँ तक, केंद्र तक लाओ, ताकि उसे पता तो रहे उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। दूसरा, ये जब आपके पास पहुंचता है कोई चीज़, तो वो एक प्रलोभन के तौर पर हो जाता है। जी। ये भी एक बात उठाई गई थी। इस पे एक लंबी बहस की ज़रूरत होगी, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब एक कभी डाटा कभी आएगा, या किस तरीके के लोग जब उनसे बातचीत की जाएगी, वो किसको किस तरफ वोट देते हैं, तो उससे अंदाज़ा होगा व्यवस्था के समर्थन में देते हैं, व्यवस्था के खिलाफ में देते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये धीरे बहुत माइन्यूट सवाल है। उससे बड़ा काम ऐप वाला जो आप बता रहे हो, ये बहुत ही शानदार काम है, और ये उसी तरीके का क्रांतिकारी काम कर सकता है जो 25 साल पहले शेषन साहब के ज़माने से, यानी कि 90 के बाद से हुआ था, और अब उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। तो अब गड़बड़ियों की संभावनाएं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, और करेक्शंस की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। जी बिल्कुल, उसका उद्देश्य चुनाव आयोग का यही है कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी मतदान में हो। एक अच्छा सुविधा करके भी सेवा शुरू की है चुनाव आयोग ने, जिसके तहत कोई अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन देता है रैली करने के लिए, या इस तरह की दूसरी कोई अपनी एप्लीकेशन देता है, तो उसको भी चुनाव आयोग मंजूरी ऑनलाइन देगा। जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे किसी को। इसको आप कैसे देखते हैं? ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के बाद से लेकर के और मतगणना पूरी होने तक चुनाव आयोग के हाथ में चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें। चुनाव आयोग की कोशिश रहती है इस दौरान, जहाँ भी जो सरकार है, राष्ट्रीय शासन है, सरकार है, वो अपने ढंग से काम करे। लेकिन जो राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो लड़वा रहे हैं, उन सब के कोई सहूलियत मिले, उससे चुनावी प्रक्रिया ज़्यादा स्मूथ हो, ज़्यादा बोझिल ना बने। बहुत ज़्यादा समय लगता है, हमको अनुमति मांगी, चिट्ठी गई, लेटर आ रहा है, वहाँ से लेने जा रहे हैं, तब तक पता समय निकल गया, 10 बज गए, रैली कैंसिल हो गई। बहुत सारी, कई बार मौसम ख़राब होता है, कैंसिल हो जाती, तो बहुत तेज़ी से काम होता है। जबकि आपके 15 दिन प्रचार के लिए होते हैं, उस समय आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, उसमें देर न लगे, सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले अपनी बात रखने का, अपनी बात पहुंचाने का, और जनता को, अपने नेताओं को समझने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा मतदाताओं को भी अपने हक, अपनी समस्याएं वो पूरी बतानी पड़ी, किसका नाम वोटर सूची में नहीं है, किसका मतदान केंद्र बदल गया, वो सारी चीज़ें। तो जो नई तकनीक आई है, ईवीएम के बाद अगला कदम ऐप पे आए, ऐप के बाद और भी चीज़ें नहीं जुड़ेंगी, तो नई तकनीक का उपयोग चुनाव आयोग कर रहा है। निश्चित रूप से ये एक स्मूथ और एक अच्छी चुनाव प्रक्रिया और मजबूत चुनाव प्रक्रिया की तरफ बड़ा कदम है। जी मोहित जी, मैं बार बार इस बात को इसलिए समझ रहा हूं क्योंकि इस प्रकार की खबरें आई थी कि जो हिमाचल प्रदेश के शहरी इलाके हैं, या देश के दूसरे भागों में जो शहरी इलाके हैं, उसमें मतदान प्रतिशत कुछ कम रहा, ऐसा देखने में आया। मतदान प्रतिशत बढ़े, इसीलिए चुनाव आयोग सुविधाजनक बना रहा है मतदान को, कि अधिक से अधिक लोग इसमें भागीदारी ले सकें। मैं 80 वर्ष से अधिक उम्र की जो बात आपसे समझना चाह रहा था, वो हिमाचल के संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से काबिले तारीफ है चुनाव आयोग का ये फैसला। क्योंकि जिस तरह से हमारे साथी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पर, उन्होंने भी कहा कि दुर्गम इलाके जो है हिमाचल प्रदेश में, खास तौर पर जिस तरह से मैं बात कर रहा था, जिला चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुछ इलाका जो है जिला सिरमौर का, तो यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र हैं, या कहें कि एक एक विधानसभा क्षेत्र तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में है, तो देखा यह जाता था कि जो बुजुर्ग रहते थे वो परहेज करते थे जाने से पोलिंग बूथ तक, और जिनमें एक वोट डालना होता था, जिनको लगता था कि नहीं वोट बहुत जरूरी है, वो पहुंच जाते थे या तो अपने रिश्तेदारों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, नहीं तो चुनाव आयोग की टीम जो है उनको पोलिंग बूथ तक जो है वो पहुंचाती थी, और उसके बाद उनको घर छोड़ने का प्रावधान भी था। लेकिन ये तादाद नहीं बढ़ रही थी, इतनी रुचि जो है, खास तौर पर अगर बुजुर्गों की बात करूं,
तो वो नहीं थी। और बुजुर्ग जो हैं, आप 80 साल से अगर ऊपर बुजुर्ग हैं, आप खुद अंदाजा भी लगा सकते हैं, तो कई तरह की परेशानियां होती हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती हैं, या फिर अगर कहें कि कोई विकलांग होता है, तो ऐसे में चुनाव आयोग का ये फैसला कि घर जाकर के वो जी मत का इस्तेमाल, उनके वो अपने घर पर ही मत का इस्तेमाल कर सकता है, इस तरह का जो प्रावधान है वो चुनाव आयोग का द्वारा किया गया है। तो निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कदम है। और सिर्फ दुर्गम क्षेत्र ही नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी, खास तौर पर जहां पर पोलिंग कम रहती है, वहां पर भी ये कारगर साबित हो सकता है, कारगर सिद्ध हो सकता है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने ये डाटा भी आज दिया कि हिमाचल प्रदेश में कहां-कहां कम पोलिंग होती है रही जी है अब तक, जी प्रतिशत कहां कम रहा है, वहां पर क्या समस्याएं पहुंची थी, लोगों को क्या समस्या होती थी पहुंचने तक, पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए। तो ये तमाम बातें भी जो है, इसको चुनाव आयोग ने इसका नोटिस लिया और इसका समाधान भी किया। तो उसी में एक कदम ये भी है, जो आज चुनाव आयोग ने जो ऐलान किया है कि 80 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं, उनको उनके घर जाएगा, चुनाव आयोग की टीम जो उनके घर जाएगी और वहां पर वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो एक प्रयास है, या इस तरह के जो विचार आ रहे हैं एक एक करके चुनाव आयोग। जी बिल्कुल। इसी प्रकार का एक विचार ये भी है कि महिलाएं अधिक से अधिक भागीदारी करें मतदान में। इसके लिए कुछ केंद्रों पर उसका संचालन महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन अक्कू जी, जो आप बात कह रहे थे, धनबल बाहुबल पर अंकुश लगाने की भी एक पहल दिखती है स्पष्ट तौर पे। खास तौर से अगर बात मैं करूं कि जिस तरह से KYC ऐप के जरिए उम्मीदवार के बारे में उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि कैसी है, कितना बड़ा अपराध उसने किया है, क्या सजा मिली है, क्या मुकदमा है, इसकी पूरी अगर डिटेल मतदाता के सामने रहेगी तो मुझे लगता है जो बाहुबल की समस्या है उस पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये इस तरीके की चीज़ें जितनी भी हैं उसके इम्पैक्ट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं उस नेता के बारे में परसेप्शन क्या है। लिखा पढ़ी पे तो हम तब जाते हैं जब नेता का हम ये देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखते हैं, या कितने बड़ा अपराधी था जी। या ये देखते हैं कि कितना मालदार आदमी है वो, कि कितने अरब का आदमी है वो। तो उससे अच्छा ये भी हम जानते हैं कि जो दिखाया जाता है वो सच कितना है, ब्लैक एंड वाइट वाला है, और बाकी कितना है ये आम आदमी की बात है। लेकिन उससे एक फ़र्क पड़ता है उस खास तौर से तब जब आप ये जिक्र करना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं पढ़ा लिखा कितना है, या ये जनसंख्या को लेकर के कितना वो सचेत है, उसके बच्चे कितने हैं, उसकी उम्र, वो उसके खिलाफ कितने मुकदमे हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। लेकिन अभी जैसे जो बात हो रही है 80 साल वाली मामले की, जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर एजेंट तो नहीं जा पाएगा। मुझे इसमें बार बार ये लगता है कि दूसरे दलों के एजेंट जाएंगे, उस पर मुखालफत होगी, उस पर बातचीत, इस पर चर्चा पहले चलने लगी। लेकिन अगर ये आगे किस तरीके से जाएगा इसे देखा जाएगा, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगी, वीडियोग्राफी की बात भी कही है। जिस तरह से बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह की तर्ज पे करने की बात है। लेकिन बात रामनारायण जी फेक न्यूज़ की हुई है। चुनाव आयोग ने फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने की बात कही है, निगरानी की बात कही है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया का चुनाव की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, आज के दिनों में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, उसको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन ये बात भी सामने आई है, उसका जो सदुपयोग होना चाहिए उससे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं बजाय सार्थक सूचनाओं के आदान प्रदान के। तो चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं उसके पहले हमने देखा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बहुत सारी फेक न्यूज़ रोकने की कोशिश की है। अब चूँकि चुनाव एक अलग प्रक्रिया, तो चुनाव आयोग में से कदम उठाने थे, तो चुनाव आयोग का जो फैसला है, चुनाव ने जो निर्देश डायरेक्शंस हैं वो इसी तरफ हैं कि मतदान को, मतदाता को, चुनाव प्रक्रिया को फेक न्यूज़ के जरिए प्रभावित न किया जा सके, गलत सूचनाओं का प्रवाह न हो, चाहे वो चुनाव आयोग के बारे में हो, चुनाव प्रक्रिया के बारे में हो, राजनीतिक दलों के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी अफवाहें उड़ती हैं और एक र्यूमर बन जाती है, उससे पूरा चुनाव प्रक्रिया बात हो जाती है। तो कुल मिला के स्मूथ और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो भी संभव कदम उठते हैं, आयोग उस तरफ आगे बढ़ रहा है और ये डायरेक्शंस उसके जो हैं ये उसी प्रक्रिया की एक कड़ी है। अक्कू जी, अगर इसका राजनीतिक समीकरण को हम समझना चाहें हिमाचल प्रदेश का, आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता आया है। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी जोर लगाने की वहाँ कोशिश की है। लेकिन हाल में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी सहित बीजेपी के तमाम नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, कांग्रेस ने भी रैलियां वहाँ पर की हैं, कांग्रेस के नेताओं ने भी, आप इस बार का राजनीतिक समीकरण या संकेत क्या देख रहे हैं?
देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो ये उसका पहला चुनाव है जो बड़े लेवल पे लड़ने जा रही है, बड़े लेवल पे उसने तैयारियां की है। लेकिन पहले चुनाव में कोई बहुत उम्मीद आप नहीं करते हैं। आप होता ये है कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं। कहीं पर उसने उपस्थिति दर्ज करा पाई थी, कहीं वो नहीं करा पाई थी। उत्तर प्रदेश में जो हाल हुआ वो देखा, लेकिन उसकी तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, पंजाब में दूसरी बार में वो बड़े स्तर पर सरकार में आ गई। तो अपना एक बहुत अलग सा प्रभाव होता है, अलग सी चीज़ें होती हैं जिसको हमें देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी वहाँ पर एक, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो एक वोट कटवा की स्थिति में ज़्यादा मुझे नज़र आती है, क्योंकि वहाँ आप एक मतलब हिमाचल का एक ही देखिएगा, वहाँ जो वोट पड़ते हैं वो बहुत बड़े लेवल पर पड़ते हैं। वो 30% वाले पे आप जीतते नहीं हैं। वहाँ 49% अगर एक को होता है तो 41% दूसरे को होता है। 8% का डिफरेंस होता है। उसमें 1, 2%, 3%, 5%, 10%, 12% वाले को बहुत जगह नहीं मिलती है, वो किनारे हो जाता है। जैसे कि आपने उत्तरांचल में भी, उत्तराखंड में भी देखा था आपको। तो यही हिमाचल में या इस तरीके के राज्यों में ये व्यवस्था रहती, तो इसमें बहुत आसान नहीं होगा उनके लिए जगह बनाना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा खिलाड़ी नहीं है। मूल रूप से 2 बड़े खिलाड़ी हैं और सीटों का अंतर पिछली बार भी देखिए ठीक ठाक अंतर था। इस बार क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन लड़ाई कड़ी है और उस कड़ी लड़ाई में अगर आम आदमी पार्टी कुछ भी करेगा तो उसका नुकसान किसको होगा ये देखने की बात है। तय है कि वो नुकसान हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए भी राह आसान नहीं है। उसके कई बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में जो ठीक ठाक नेता थे वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसी स्थिति भी आम आदमी पार्टी को वहां जूझना पड़ रहा है। लेकिन रामनारायण जी, अगर बात बीजेपी की जो स्थिति है वो आपको बेहतर मालूम है, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती है, अवसर भी है। अवसर दोबारा आने का जो हिमाचल का एक ट्रेंड रहा है, बीजेपी उस ट्रेंड को बदलने की कोशिश कर रही है पूरी तरह से। वीरभद्र जी एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का, पूर्व मुख्यमंत्री, दमदार नेता रहे, अब नहीं है। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के ऊपर दारोमदार कांग्रेस का टिका है। आप कैसे सियासी गणित को देख रहे हैं? देखिए, हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस इस समय सबसे बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। लंबे समय तक वीरभद्र सिंह के आसपास कांग्रेस सिमटी रही। उनके जाने के बाद कांग्रेस ने, हालांकि 4 उपचुनाव हुए थे पिछले साल, उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो एक अलग वजह होती है। लेकिन जब चुनाव आता है तब आपको एक लीडरशिप, नेतृत्व की जरूरत होती है, जो वीरभद्र सिंह के पास था। अब कांग्रेस में ऐसा कोई नेतृत्व नहीं दिख रहा है जो उस कद का हो, तो कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ी हैं। हालांकि एक मिथक रहा है पिछले 3 दशक से हिमाचल की राजनीति में कि 87 के बाद से हर बार सत्ता बदलती रही है। कांग्रेस उसको भी भुनाने की कोशिश कर रही है कि बदलाव तो होता ही है और जनता बदलाव करती है। हालांकि भाजपा के लिए ये चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है और उनको हर हालत में, चाहे अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी, पार्टी प्रतिष्ठा के लिए, और जो एक ऑरा बना हुआ केंद्र में से लेकर राज्यों तक भाजपा का, पूरे देश का, उसको बनाए रखने के लिए कि हम इस विधानसभा चुनाव को अच्छे मार्जिन से जीतें। पिछली बार हमने देखा था भाजपा ने अपना नेतृत्व परिवर्तन करते हुए नया चेहरा राजनीति में उभारा था, जयराम ठाकुर का। अब वही चुनाव मैदान में जा रहे हैं, उनका फेस है, लेकिन कमान असली वो है। वो चेहरे 3 ही होंगे, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, जिनके आसपास चुनाव कैंपेन घूमेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस की समस्या यही है कि वह, उसके बाद स्टेट लेवल के लीडर्स तो है नहीं, और राष्ट्रीय स्तर नेता कितना प्रचार करते हैं वो एक बड़ी। रामनारायण जी, लोकल लेवल पर, प्रदेश के लेवल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का अपना एक प्रभाव रहेगा, लेकिन चेहरा एक ही। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? देखिए, पूरे देश में हम देखते हैं पिछले 2014 के बाद कहीं भी चुनाव हुआ हो, आप आम पब्लिक में जाएंगे, लोग जानते हैं हम मोदी को वोट दिया है, वो भाजपा की बात कम होती है। मोदी में इस तरह का माहौल बनाया भाजपा ने, अपनी जो एक उसका तंत्र है उसने किया, पूरे देश को मोदी में गए। जहाँ चुनाव रैलियाँ होती, मोदी मोदी नारे, तो भाजपा भाजपा जिंदाबाद होती थी पहले, वो नारे बंद हो गए अब, क्योंकि एक मोदी का एक ऐसा चेहरा भाजपा ने पूरे देश के सामने रखा और देश ने स्वीकार भी किया है। अब चुनाव पंचायत से लेकर पार्लियामेंट का कहीं भी हो, मोदी का चेहरा ही भाजपा और कमल निशान साथ उभरता है। जी अक्कू जी, अगर कांग्रेस की बात मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि इस समय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी अब नहीं हैं, प्रतिभा जी के ऊपर दारोमदार है, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की स्थितियों को? देखिए, प्रतिभा जी पे दारोमदार कहने के लिए है, दिक्कत क्या है कि प्रतिभा जी इतनी एक्टिव नेता नहीं है। जो वीरभद्र जी का जो मामला था वो एक अलग स्तर पे था। वो, उनके व्यक्तिगत संपर्क बहुत अच्छे थे, व्यक्तिगत रूप से लोगों को जानते थे और उस वजह से ज़्यादा निकले ना निकले, उनका
सामान्य दिनों में बहुत निकलते थे, तो वो प्रतिभा जी के साथ वो नहीं है। ठीक है, दूसरी तीसरी श्रेणी के वहाँ नेता हैं, जैसे मुकेश अग्निहोत्री हैं या और लोग हैं, वो सब जुटे रहते हैं, लेकिन आपसी खींचतान उसमें इतनी ज़्यादा है कि वो उनको आगे नहीं आने जाते। वो लोअर हिमाचल अपर हिमाचल का मामला हो जाता है, वो कांगड़ा चंबा और शिमला से आकर के नीचे सोलन का मामला हो जाता है। वो सब संकट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं वहाँ पर, और इसी वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस उतनी कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है। जबकि होना ये चाहिए था, जयराम ठाकुर जब बाई इलेक्शन लोकसभा के हारे हैं तो बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस के लिए कि उसको आगे बढ़ जाए। लेकिन अब ये देखने आ रहा है कि उनकी लोकप्रियता जो कम थी वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे ऐसे ही लग रहा था उत्तराखंड में जैसे हुआ वैसे ही यहाँ पे मामला, यहाँ नेता बिना बदले स्थितियाँ बदल गई, और प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कर दिया कि नहीं, कोई और नहीं, लगभग ये साफ कर दिया जयराम ठाकुर ही चेहरा होंगे। ये एक लगभग साफ है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। 2-3 नेता जो केंद्र के वहाँ हैं, काम कर रहे हैं, उनको अब उसी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं जैसे उन्हें काम करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हर चुनाव का अपना एक सियासी समीकरण होता है, संदेश होता है, और हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसका भी अपना एक खासा महत्व है। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब जनता के हाथ में फैसला होगा। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सनसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।